नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण और आज की खास खबर के साथ, जहां संसद के नए भवन का उद्घाटन आज हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूजा में पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। पूजा के दौरान राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर स्थापित किया है सेंगोल। तो आज हर भारतीय के लिए गर्व का दिन और आज का ये पावन दिन बेहद ही ज्यादा खास है। इतिहास के पन्नों में आज का ये दिन दर्ज हो जाएगा और इसी के साथ सुबह 7:30 बजने के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन पूजन करते हैं और उसके बाद संसद के नए भवन का उद्घाटन होता है। उसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना होती है, जिस दौरान ये दर्शाने का प्रयास होता है कि भारत जिस तरीके से भारत की खासियत है, संप्रभुता है भारत की, कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं, उसको भी दर्शाने की एक कोशिश हुई है। जहाँ प्रार्थना सभा हुई और इसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु जो है मौजूद रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे हैं। आज सभी के लिए गौरव का ये दिन है और गर्व का ये दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। आज ये सभी के लिए गर्व का दिन और इसी के साथ ये कार्यक्रम की जो महत्वपूर्ण तस्वीरें रही, जो हमेशा यादगार रहेंगी और इतिहास के पन्नों में हमेशा याद की जाएंगी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे और इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज सुबह से किस तरीके से ये पूरा आज का कार्यक्रम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल भी स्थापित कर दिया है और इन 4 तस्वीरों के जरिए आज का ये खूबसूरत दिन जो कि हमेशा यादगार रहेगा और आज किस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, जहां सुबह से ही 7:30 बजने के साथ हवन पूजन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, सेंगोल को स्थापित किया गया है, प्रार्थना हुई है, उनकी ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जहां अब देश को नया संसद भवन जो कि बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, देश को समर्पित किया गया है। नई संसद के उद्घाटन के लिए बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में सेंगोल स्थापित किया है। तो सर्वधर्म प्रार्थना में अलग अलग धर्मों से जुड़े गुरुओं और लोगों ने भी पूजन किया है। तो आज का ये पूरा दिन महत्वपूर्ण और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे, पूरी कैबिनेट मौजूद रही, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की हैं और इस देश की प्रगति के लिए कामना की है। तो सबसे बड़ा प्रेम राष्ट्र प्रेम होता है और वो प्रेम आज सभी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज ये बेहद ही खास क्षण हर एक भारतीय के लिए है, हर एक नागरिक के लिए है जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखता है, उसके लिए आज ये बेहद ही खास दिन। तो आपको बता दें, सर्वधर्म प्रार्थना में बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, सनातन समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की हैं। सभी धर्म के धर्मगुरुओं और विद्वानों ने नई संसद के उद्घाटन पर अपनी अपनी पूजा भी की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। इसी के साथ जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने भी जिक्र किया है कि किस तरीके से आज का दिन खास है और सभी के नाम एक संदेश भी जारी किया है। इसी के साथ आज का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का भी कार्यक्रम है, जिसको सुनने के लिए भी इस देश की जनता ललहायित है कि प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम में आज के दिन का, ऐतिहासिक दिन का जिक्र किस तरीके से करते हैं, यह भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा और ये भी सुनने के लिए सभी ललाहित नजर आ रहे हैं।
तो आज का ये खास दिन और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुरुआत करूंगी रवि जी के साथ। रवि जी, देखिए आज का ये दिन बेहद ही खास है हर भारतीय के लिए। आज गौरव का क्षण है और नई संसद भवन, अभी तो इसके 2 भवन और भी बनने बाकी हैं। पहला भवन का उद्घाटन का आज दिन है। कितना ज्यादा खास है और इतिहास के पन्नों में यह हमेशा दर्ज रहेगा। किस तरीके से इसको हमेशा याद किया जाएगा। एक आत्मनिर्भर भारत का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। आपने बात बहुत अच्छी कही है। मैं उस बात को आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो होता है संसद भवन जी। और सबसे बड़ा। और उस संसद भवन के अंदर अभी तक का जो हमारा पुराना संसद भवन था, वो जो बनाया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उसको जब बनाने में उसकी जो वास्तुशिल्प थी, उसके अंदर देश के नागरिकों को गौरव करने के अवसर नहीं दिया गया था। आवाज नहीं आ रही है हमको। तो भयभीत करने का जो था वो अंग्रेज सरकार का उसका इनकी आवाज नहीं आ रही था। जी मोहम्मद आमीन जी, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ। जी रवि जी। भारतीय जनता भयभीत थी उसकी ब्रिटिश पावर से, लेकिन सौभाग्य से ये जो दूसरी हमारी पार्लियामेंट बन रही है, इसके अंदर विदेशी वास्तुशिल्प को नकार के जो हमारी भारत के विभिन्न भागों की वास्तुशिल्प है उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे मयूर, आप जानते हैं मयूर को क्या गया है, लोटस को किया गया हुआ है, और देश के विभिन्न भागों की जो संस्कृति है उस संस्कृति का भी इसके अंदर प्रतिनिधित्व है। अगर नॉर्थ ईस्ट से इसके अंदर भाषाएं हैं तो इसके अंदर राजस्थान से पत्थर आए हैं, उत्तर प्रदेश की भदोही से कालीन आई है। इसी ढंग से आप किसी भी देश को नहीं पाएंगे, देश के हिस्से को, कि जहां से कोई ना कोई चीज इसके निर्माण के लिए ना लाई गई हो। तो इसका फायदा होता है वो तो इवन साउथ से जो सेनेगल की बात होती है, तो वो भी साउथ के जो तमिल के जो चोला वंश का था, जिसके अंदर सेनेगल वर्ड ही बना है, समई से बना है तमिल भाषा के, तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन है वो जो सेनेगल आया है। तो साउथ से देश के विभिन्न भागों के जो मुख्य चीजें थी, उनका सांस्कृतिक मुख्य चीजें थी, उसका भी इसके अंदर प्रतिनिधित्व है। तो अब नतीजा ये निकला है कि नई बिल्डिंग जो है, प्रत्येक भारतीय इस पर गर्व करेगा, अपने आप को सहज ही जोड़ पाएगा, बजाय इसके कि उससे भयभीत रहे। तो ये इतिहास के अंदर अपने आप में दर्ज होगा, एज अ भारतीयता के प्रतीक के रूप में दर्ज होगा। मैं इसके अंदर कोई राजनीतिक कहना चाहिए विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं। मैं एक इतिहास के परिप्रेक्ष्य के अंदर इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके राजनीतिक क्या है वो एक दूसरे लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर इसका अपने इस बात में महत्व होगा, ये भारतीय गर्व का एक भवन होगा। बिल्कुल। और देखिए देश को समर्पित हुआ है ये भवन, और किस तरीके से इसको लेकर हर भारतीय के मन में जो एक गौरव का पल होता है वो महसूस किया जा रहा है। और इसी के साथ देखिए कई चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं, जहां इस भवन में जो बाहर जो आम जन है वो भी इसको देख सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाया गया है और वो भी उसको देखकर समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये होता है। जहां पर देश के नागरिकों से जुड़े हुए बड़े फैसले किए जाते हैं वो भी वो देख सकते हैं। इसी के साथ सेनेगल स्थापित करना अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है। और इसी के साथ साथ आत्मनिर्भरता का जो जिक्र किया जाता है, अब उस दिशा में भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे रवि जी? मेरे से प्रश्न है जी। अच्छा, इसके अंदर मैं जो एक बात सबसे बड़ी बात कहूंगा, आप ये देखिए कि साउथ इंडियंस, भारत का जो दक्षिण भाग है, वहां के नागरिकों के अंदर एक दबी सी थोड़ी सी हमेशा ख्वाहिश रही है कि जो भारत का राजनीति का जो मेन स्ट्रीम है, जो उसकी मुख्य धारा है, उससे उनको कहीं ना कहीं हमेशा लगता रहा था कि वो लोग जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं जितना उनको जुड़ना चाहिए था। लेकिन अभी आपने जब सेनेगल को लाके स्थापित कर दिया, आप देखिए आज से अगर आप एक 10 दिन पहले, 20 दिन पहले
आप नॉर्थ इंडिया के 100 आदमियों को इकट्ठा कर लेते और आप उनसे पूछते सेंगोल क्या है, कोई उनमें से, मुझे को शक है उनमें शायद एक आदमी बता पाता। लेकिन आज सेंगोल को साउथ से लाके जब वहां पर उनकी उनकी जो बहुत ही जो रिच परंपरा थी उनकी, उस प्रतीक को लाके जब यहाँ पर रखा गया तो साउथ इंडियंस भी अपने आप को भारत की राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ा पाते हैं। उनको लगता है कि वो ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से हो सकता है कि दिल्ली भारत के एक सिरे पे है, दक्षिण से बहुत दूर है, लेकिन दक्षिण भारतीयों को भी उससे मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ने का एक ही बहुत ही सराहनीय ये एक प्रक्रिया हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं इस पर राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इसके अंदर चूंकि भारत के ये तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक जो यहाँ की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का इसके अंदर बिल्कुल खुल के इसको चूंकि उसमें समावेश किया गया है तो वो देखने को मिलता है। इससे हर भारतीय इससे जुड़ता है। और पुरानी जो बिल्डिंग हमारी थी, जो ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी, जिसका गॉथिक स्टाइल उसका एक था, तमाम ब्रिटिश जो वास्तुशैली थी, the different architectural style of Western countries, it has been completely ignored, and that is an achievement in itself. नंबर 2, इसके अंदर आप देखिए टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांसमेंट पहले की पुरानी पार्लियामेंट से और इस पार्लियामेंट के अंदर। स्पेस की जैसे आपको मालूम है 65,000 सम ऑड स्क्वायर मीटर पे बनाई गई है, 1,000 के करीब इसमें खर्चा आया है करोड़ से। इसके अंदर 880 लोगों के बैठने की जगह है और इसके अंदर पर्याप्त जगह लोगों के काम करने की, बैठने की, सोचने की है। यहाँ ये बात मैं आपको विशेष तौर पर बोलना चाहूंगा, जब आदमी व्हेन अ पर्सन इज एट पीस विद हिमसेल्फ, जब वो अपने साथ खुद शांति से है और तो वो राइट मेंटल फ्रेम होता है। जब हमारे सांसद लोग नई पार्लियामेंट के अंदर सुविधाजनक ढंग से बैठेंगे, सुखपूर्वक बैठेंगे, तो उनको सोचने समझने की भी उनकी जो क्षमता जो है वो बेहतर हो पाएगी, काम करने की क्षमता बेहतर हो पाएगी और कहीं ना कहीं उनका असर जो है फैसलों पर भी दिखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, मोहम्मद आमीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमीन जी, देखिए राजनीति में दुर्भाग्य रहा कि इसको लेकर भी राजनीति बहुत ज्यादा की गई, यहाँ तक कि इसका बहिष्कार तक कर दिया गया, जबकि हर एक भारतीय के लिए आज गौरव का दिन है। राजनीति की बात करूं तो देखिए लगातार, चाहे भले ही उसकी जो भी वजह रही हो और वो वजह वाजिब हो या वाजिब ना भी हो, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति हुई उसके बाद आज का ये दिन, क्योंकि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा, क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं आज के दिन के लिए? देखिए, जहां तक सवाल है अपोजिशन का, वो अच्छा लगता है कि हमारे देश की प्रतिनिधि जो चुने गए हैं सांसद, वो आके पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखें या उसका बहिष्कार करें। लेकिन ये एक ऐतिहासिक दिन था, जो आजादी के बाद 75वें वर्ष में नई संसद का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। एक बहुत अच्छी बात थी और इसमें सभी धर्म समूहों के साथ सभी को बुलाया गया है, हर धर्म के लोग आए, उन्होंने इसमें प्रार्थना सभा की। ये तो प्रधानमंत्री का एक उदार दिल और दिखाता है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन आज आप देखिए, इतना उनका दुर्भाग्य है उन लोगों का, जिन लोगों ने आजादी के बाद कहते तो हैं कि हमने आजादी में अपना हिस्सा लिया, लेकिन आज वो संसद की जो बनी है हमारी भवन, उस भवन के उद्घाटन में उन्होंने बहिष्कार किया। ये उचित नहीं है और जनता इनको नकारेगी इस बात से। देखिए, एक अच्छा शुभ कार्य था, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब ये पार्लियामेंट बनी थी तब ये पार्लियामेंट जो है इरविन के द्वारा 1927 में बनाई गई थी। उस वक्त भी इस तरह की बातें नहीं की गई थी, ना ही उनकी क्वीन विदेश से यहाँ पर आई थी, बल्कि उनका एक पत्र पढ़ दिया गया था। और इसी तरीके देखिए, आज जो उन्होंने कहा इस बात को कि प्रधानमंत्री की जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, राष्ट्रपति को करना चाहिए। देखिए, संवैधानिक तौर पे क्या है, जब पार्लियामेंट बुलाई जाती है तो दोनों हाउसेस और सेंट्रल हॉल में आते हैं, उस वक्त हमारे राष्ट्रपति उनको बोथ हाउस को एड्रेस करते हैं और पार्लियामेंट की शुरुआत होती है। वो तो एक लीगल तरीका है संविधान का। लेकिन जहां तक सवाल है भवन का, भवन के उद्घाटन में कभी ऐसा नहीं किया गया,
ना तो ब्रिटिश क्वीन आई यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए भवन का, यहाँ के लॉर्ड इरविन ने किया था 1927। आप देखिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संसद का उद्घाटन किया और सभी धर्मों को उसमें बुलाया, उनकी कैबिनेट आई और जिनको हर एक को उन्होंने आमंत्रित किया, स्पीकर ने, जो सदस्य थे अपोजिशन के। लेकिन जो इस तरह से उन्होंने बातें की, ये देश के लिए दिखाता है कि उनकी कितनी तुच्छविहीन और दूरदर्शिता नहीं है उनके अंदर। देश का जो संसद बना है, जहां से देश का शासन चलता है, जहां से देश के नियम कायदे कानून पारित किए जाते हैं, जो सभी उसको देश के मानते हैं, वहां पर आकर उन्होंने इस सौहार्द को आपस में ये नहीं दिखाया। देश की संसद उनके लिए है, बल्कि वो चाहते हैं कि अभी भी बाहर है देश की संसद से और आगामी जो चुनाव होंगे 2024 के, उसमें भी वो बाहर ही रहना चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया है। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार दोबारा अच्छे बहुमत से आएगी और इसी तरह अपना शासन चलाएगी, जिस तरह से अंगोल को स्थापित किया गया है। ये देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये अंगोल दिया गया तो उन्होंने ले जाके संग्रहालय में रख दिया। अब संग्रहालय में रखने की चीज नहीं थी कि उसी वक्त लाके स्पीकर के बराबर में रखा जाता, उससे चलता कि देश का शासन जो है वो चल रहा है और इसी से चलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इनको नहीं पालन किया, जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस बाहर है, अपोजिशन बाहर है और देश के अंदर प्रधानमंत्री अपनी सक्षम भूमिका के साथ देश और विदेश में अपनी छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीति के लिहाज से ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था और ऐसे में इसका बहिष्कार करना, जहां एक तरफ सभी भारतीय आज के दिन के लिए टकटकी लगाकर बैठे हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से इस तरीके से इसका बहिष्कार करना, ये कहां तक ठीक है, इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं देना चाहूंगी। लेकिन हर भारतीय के लिए, क्योंकि आज गर्व का दिन है और इसमें सम्मिलित होने का भी दिन है। रवि जी, देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी इस संसद के इस नए भवन में खास इंतजाम किए गए हैं। वो तस्वीरें भी देश ने देखी जब संसद पर हमला हुआ, लेकिन उस लिहाज से किस तरीके से इसको हाई टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मेरे को आपकी बहुत बात अच्छी लगी जब आपने ये बात कही कि मैं वो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी एक चैनल पे मैं और भी बैठा था, उसपे मैं बात कर रहा था तो उसमें एक साहब जबरदस्ती मेरे ऊपर कटाक्ष करने लग गए। मैं इतिहासकार हूं, मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता हूं। जैसे कि आप एंकर हैं, आप टिप्पणी नहीं कर रहे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं राजनीतिक टिप्पणी तो कोई नहीं करूंगा, कर रहा हूं, क्योंकि मेरी भूमिका यहाँ पे एकदम इतिहासकार के रूप में है। मैं ये समझता हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नई पार्लियामेंट आई है, तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर आज से 100 साल पहले जो बिल्डिंग बनी थी, उस समय उस देश काल के अंदर उसकी आवश्यकताएं अलग अलग थी। उस समय टेररिज्म इतना नहीं फैला था, टेररिज्म का इतना भयंकर रूप उस समय नहीं था, टेक्नोलॉजिकली भी इतना प्रमोटेड नहीं था। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने टेररिस्ट अटैक देखा था पार्लियामेंट के अंदर, पुरानी बिल्डिंग के ऊपर देखा था, और टेररिस्ट लोग जो हैं टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता था कि हम एक ऐसी नई बिल्डिंग को बनाए जिसके अंदर की जो सिक्योरिटी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है दुनिया में, वो भी हमारे साथ इनकॉर्पोरेट हो। और इस नई बिल्डिंग के अंदर बहुत ही फॉर्चुनेटली वो टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट करी गई है। तो हमारे सांसदों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहली चीज है। उसके बाद में हमारे सांसदों की सुविधा है। उसके बाद हमारे सांसद जो हैं उनका जो सुख और सुविधा है, वो थोड़ा सा एक हल्का सा लग्जरी पॉइंट आ गया। लग्जरी इन द सेंस कि द मोर दे आर कंफर्टेबल, द मोर दे आर इन द राइट मेंटल फ्रेम टू टेक अ डिसीजन। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय जो पहल है, जो कि जिसको वर्तमान सरकार ने किया है। और बाकी इश्यूज इसके दुनिया भर के जो हो सकते हैं कि वो अभी क्यों करा गया, क्यों इतना पैसा खर्च किया गया, नहीं किया गया, उसके लिए आपको राजनीतिक विश्लेषक जो है उस पर टिप्पणी करेंगे। पर मेरे विचार से ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जब तक, और अगर एकदम आप 2 सेंटेंस में मुझसे कहें बात खत्म करने के लिए, तो मैं कहूंगा कि जब तक आप अपने घर में सुविधा पूर्वक नहीं बैठे हुए हैं, तब तक आप सही मेंटल फ्रेम में नहीं रहेंगे और सही डिसीजन
आपकी सोच सही दिशा में नहीं जाएगी। नई संसद बनी है, हमारी भारत के विभिन्न भागों की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही है, आम आदमी उससे जुड़ रहा है। जो नई संसद बनी है बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, उसमें बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं और बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमारे सांसद सुरक्षित भी रहेंगे, हमारे सांसद सुरक्षित भी रहेंगे और वो सही निर्णय लेने की मना स्थिति में भी रहेंगे। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि इसका सभी को स्वागत करना चाहिए और वाकई वो शब्द माय पार्लियामेंट माय प्राइड, ये कहते हुए भी खुद को गर्व महसूस हो रहा है। मोहम्मद आमीन जी, देखिए किस तरीके से इसका विरोध हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कोशिश और की गई, सेंगोल को स्थापित किया गया। इसी के साथ इसको कई लोगों ने 2024 से भी जोड़ा, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि सत्ता के हस्तांतरण का ये प्रतीक होता है और भारतीय जनता पार्टी ये मान गई है कि सत्ता छोड़ने का वक्त आ गया है। यहां तक कि इसको सेंगोल को भी 2024 से जोड़ दिया गया है। देखिए, तो सीधी सी बात है कि ये जो इनको विरोध करने का है, ये सीधा दर्शाता है ये तो बहाना है और 24 के आने वाले चुनाव का निशाना है। सवाल इस बात का है कि हर आदमी अपने हिसाब से तर्क करता है, जिस हिसाब से उनकी बुद्धि है या जो सोचते हैं। हर आदमी सपने देखता है, अपने अच्छे अच्छे सपने देखना कोई बुरी चीज नहीं है। इसी तरह समाजवादी हो, कांग्रेस हो या हर दल है, इसको कि अपने हिसाब से इसका स्पष्टीकरण देगा या इसका अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेगा, जिस हिसाब से चाहेगा वो उसका इंटरप्रिटेशन करके जनता को बताना चाहेगा। लेकिन देश की जनता इस बात को सीधे देख रही थी, सीधा प्रसारण था, हर चैनल पे इसकी बहस हुई और इस बात को हर चैनल पे सभी डिबेटर्स ने कहा, इस बात को जो हिस्सा ले रहे थे, चाहे विरोधी हो चाहे वो जो भी अपनी विचारधारा रखते हो, लेकिन उनका बात में यही एक मत था कि ऐसा है कि इस समय देश का जो ऐतिहासिक क्षण है इसमें सभी को सम्मिलित होना चाहिए। पार्लियामेंट में देखिए ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सभी दल जाते हैं, जाने के बाद अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज एक ऐसा सुअवसर था जिसको इन लोगों ने खो दिया। अब इसके इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं हिसाब, ये जो है हस्तांतरण का है सत्ता का। देखिए सत्ता जो है ली जाती है, दी जाती है, देश की जनता देती है। किसी का अपना अधिकार नहीं है, वो सीधे ले सकता है। अगर वो ले सकते, समाजवादी की जहां तक मैं बात करता हूं, तो प्रदेश में ले लेते। योगी जी को दे नहीं पाए 17 के आने के बाद, वो रिपीट नहीं कर पाए। 12 में आए, उसके बाद चले गए 17 में। 17 के बाद से आज तक वो नजर नहीं आ रहे। अभी भी छोटे चुनाव भी हुए हैं प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर देखिए कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। इस तरह की बातें कहना, और मैं कहता हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो हिसाब इनके ऊपर उचित होती है कि देखिए इस तरह की बातें देश के जनता के सामने इस तरह नहीं रखना चाहिए कि इस तरह की हस्तांतरण वाली बात है। अब आप देखिएगा जब चुनाव होंगे तब इस बात को जनता ध्यान करेगी, इस बात को देखेगी। देश का एक प्रधानमंत्री, यहाँ पर दरों से मतलब नहीं है, आज सिर्फ ये बात था कि उसका जो स्थापना है और उसका उद्घाटन है, ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो देश की जनता देख रही थी, देश के प्रधानमंत्री ने किया है। देश का प्रधानमंत्री हर दल का होता है, हर एक के लिए होता है, हर समाज के लिए होता है। इस बात को ये भी आज स्पष्ट हो गया जो कहा जाता था बीजेपी को कि देखिए ये जो बीजेपी जो है जातिवादी है। तो क्या सारे जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, यहूदी तक थे वहां पर। तो इस तरह की बातें देश में जितने लोग हैं, जितना भी जो हमारा कमल की तरह खिला हुआ देश है, इसके अंदर हर पंखुड़ी शामिल है, एक पूरा फूल बना हुआ था कमल का, जिसको देश ने देखा और ये स्थापित हो गया कि इस बात से ये जो इस समय पार्टी रूल कर रही है बीजेपी, वो देश के हर समाज को एक साथ लेके चलना चाहती है। आपने समय पर सुना ही होगा, जब से प्रधानमंत्री आए उन्होंने यही कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए, और एक साथ बाद में जोड़ दिया गया सबका विश्वास। आज देखने को मिल रहा है कि 9 साल हो चुके हैं देश में प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी को, और सबका विश्वास भी अब जुड़ चुका है, जिसका कि नतीजा है कि सारे विपक्षी दल घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उनको देश के अंदर ऐसा नेता नहीं मिल पा रहा जिसकी विदेशों में भी एक अच्छी छवि हो। बिल्कुल, देखिए देश के लिए तो ये महत्वपूर्ण दिन है ही, और इतिहास में तो ये हमेशा दर्ज रहेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में ये एक और बड़ी उपलब्धि भी उन्होंने अपने बुक में जोड़ ली है। ठीक है रवि जी, देखिए किस तरीके से देश अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि आज का दिन देखिए चुना गया है और आज का दिन वीर सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आदर्श मानती है सरकार वीर सावरकर को, और क्या उनका ऑरा था उसका मैं जिक्र आपसे थोड़ा सा चाहूंगी।
देखिए, वीर सावरकर के बारे में तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि वीर सावरकर की क्या भूमिका थी। इसके बारे में तो चर्चा करना अपने आप में खाली रिपीटिशन है। वीर सावरकर की को जो सबसे बड़ी बात है कि पहले की सरकारों के अंदर, और हर सरकार में शायद कुछ ऐसा होता है, हर सरकार की अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, और एक तो बड़ा ब्लेटेंटली अपनी इमेज बनाते हैं और एक थोड़ा सा सबड्यू ढंग से भी कुछ चीजों को साइडलाइन कर देते हैं और कुछ चीजों को उभार के जनता के सामने लाते हैं जिसमें कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी की पूरी छवि उभर कर सामने आए। इसी तरह से वीर सावरकर के बारे में भी जो बात होती है तो पिछले विगत एक काल में उनको भी साइडलाइन किया गया। उनको साइडलाइन किया गया, ऐसा लगा जैसे कि एक जो भारत को जो स्वतंत्रता मिली है उसके अंदर एक वर्ग विशेष की भूमिका रही है और बाकी लोगों की नहीं रही है। मैं यहाँ पर ये दोनों ही पक्षों से कहना चाहूंगा, वो चाहे वीर सावरकर के से आइडियोलॉजी से रिलेटेड लोग हो या महात्मा गांधी से रिलेटेड लोगों की हो या किसी के भी हो, जिस ढंग से जो आजादी मिली है उसके अंदर हर एक का रोल रहा है। हर ढंग की जो आइडियोलॉजी थी जिसका अंतिम उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता मिले, अंग्रेजों के चंगुल से बाहर आए, उसके अंदर उनकी आजादी को प्राप्त करने की कार्यप्रणाली अलग हो सकती थी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इन सबकी अपनी भूमिका रही है और भूमिका के इन्हीं की वजह से आजादी मिली है। अंग्रेज केवल एक वजह से घबरा के हिंदुस्तान से नहीं गए, जब उनको ये लगने लगा कि हर वर्ग के लोग उनके विरुद्ध हैं और हर ढंग के उनके विरोध, अगर असहयोग आंदोलन हो रहा है तो काकोरी कांड भी हो रहा है, पार्लियामेंट में बम भी फेंका जा रहा है, आपको चोरी चोरा केस भी हो रहा है 1922 के अंदर। तो जब उनको हर तरफ से प्रेशर उनके ऊपर पड़ा है तब उन्होंने भारत को छोड़ने का उनकी मजबूरी हुई और उन्हें छोड़ा, जैसे उन्होंने साउथ कोरिया को छोड़ा, जैसे कि नॉन कंट्रीज को भी छोड़ा, तमाम कंट्रीज को छोड़ा है। 5-6 कंट्री हैं जो 15 अगस्त को दुनिया के हैं जिनको आजादी मिली है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वीर सावरकर, आपका जो प्रश्न था, आप वीर सावरकर के परिप्रेक्ष्य में मेरी क्या टिप्पणी है, मेरी सावरकर के पक्ष में मेरी ये टिप्पणी है कि ये अपने आप में एक सराहनीय कदम होगा, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि उनका जो वीर सावरकर की जो भूमिका थी उसको एक बार भारत की जो नई जनरेशन है, जिसको शायद इतना नहीं मालूम, हमारी उम्र के लोगों को मालूम है, 40 साल की उम्र तक के लोगों को तो मालूम है, पर जो 20-25 साल के बच्चे हैं उनको एक बार दोबारा याद दिलाया गया है। उनको मालूम तो बहुत कम है पर उनको दोबारा याद दिलाया गया और उनको ये याद दिलाया गया है कि उनका महत्व वीर सावरकर का इतना बड़ा था कि आज के दिन उनके नाम पर पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है। तो ये इस अवसर को बहुत ही अच्छे ढंग से गवर्नमेंट ने, इसका मैं गवर्नमेंट को के फेवर में बोलने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, किसी ढंग से नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसे जितने भी अवसर होते हैं, चाहे आने वाली गवर्नमेंट के टाइम पे होंगे या पहले हुए थे, अगर उनको किसी भी हमारे देश के स्वाभिमान से जोड़कर दिखाया जाएगा नई जनरेशन को, तो उनको इसको याद करने में आसानी रहेगी और हमेशा याद, मैंने कहा चाहे एक फलानी डेट इस दिन ये हुआ था, इनके नाम पर हुआ था, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर अपनी जो हमारी जो इंडियंस हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इंडिया में हिस्ट्री लिखने की कभी भी कोई परंपरा नहीं थी, ये अपने आप में एक हम लोग का ड्रॉबैक है। हिस्ट्री लिखने की परंपरा वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया यहाँ पर आई है, जैसे ग्रीक के अंदर शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर चूंकि हिस्ट्री लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, तो उसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज लोगों ने जो हिस्ट्री लिखी उसी को हमारे जो भारतीय इतिहासकार बाद में थे उन्होंने सुविधाजनक से कॉपी करना शुरू कर दिया। उन्हीं को आप आज भी देख लीजिए कि जितनी भी इतिहास की किताबें हैं उसके अंदर भारतीय इतिहासकार बहुत गर्व के साथ कोट करते हैं कि फलाने ने करा, कोई अंग्रेजी नाम ले लेंगे, फलाना स्कॉलर मिस्टर माइकल, मिस्टर स्टीफन, मिस्टर जॉनसन, उन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम, वो कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई परंपरा ही नहीं थी।
तो अब नतीजा ये निकला कि हमारा इतिहास जो था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत का इतिहास सबसे गौरव में था, बाकी लोग का गौरव में नहीं था, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। बिल्कुल। हर देश के अंदर अच्छाइयां होती है, हर देश के अंदर बुराइयां होती है, हर देश से कुछ गौरवमय परंपरा होती है और कुछ वहां पर जो होती है वो नेगेटिव होती है। पर भारत के अंदर दुर्भाग्य से, चूंकि वेस्टर्न कंट्री वालों ने लिखा हिस्ट्री, तो हमारे यहाँ पर हमेशा निगेटिव ही चीजें आई हैं। और वो कभी अंग्रेजों ने जानबूझ के करा, वेस्टर्न हिस्टोरियन ने, और कभी अननोइंगली उनसे हो गई हैं। तो आज के दिन आप यूं समझिए कि भारतीय लोग जो हैं वो इतिहास को लिख रहे हैं। जब आप वीर सावरकर के नाम पे इसको कर रहे हैं, तो जितने भी भारतीयों के मानस पटल पर ये डेट और वीर सावरकर को फिर से याद आया। तो अब जब भी आगे भी कोई हिस्ट्री लिखेगा तो उसको लिखने में बहुत सहज महसूस करेगा कि वीर सावरकर ये थे। उसको पहले ही से मालूम होगा वीर सावरकर की इतनी बड़ी भूमिका थी, तो उनके बारे में और खोज खबर करेगा। जिनके नाम पे आज उद्घाटन हो रहा है, तो वो उनके बारे में और खोज खबर लेगा और उनको बहुत गंभीरता पूर्वक लेगा वीर सावरकर को। तो अपने आप से ये कदम एक ढंग से जो लिखा जाता है हाथ से, वही हिस्ट्री नहीं होती है। जो टाइप की हिस्ट्री कर्मों से भी होती है। तो इस समय भारत के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से एक इतिहास लिखा जा रहा है, जिसको आने वाले भविष्य के अंदर लोग पढ़ेंगे और उससे प्रेरित होंगे। बिल्कुल। और देखिए, आदर्शों को मानने की भी ज़रूरत है। वीर सावरकर के जो संकल्प थे, आज उन्हीं संकल्पों के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए जो बीजेपी की सरकार है वो भी उनको आदर्श मानकर चलती है। और आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता था संसद भवन के उद्घाटन के लिए। ये भी आने वाला जो लो पीढ़ी है वो इस बात को याद रखेगी। देखिए मोहम्मद आमीन जी, देखिए लगातार बीजेपी ने जो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसी के साथ उनमें से एक ये बड़ी उपलब्धि आज और जुड़ गई है। लेकिन इस मौके पर श्रमजीवियों का सम्मान, उनका अभिनंदन, इससे पहले भी हम लोग ने देखा कुंभ में किस तरीके से श्रमजीवियों का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सम्मानित किया था उनको। इस तरीके से किस तरीके की छवि जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी बनाती हुई आगे बढ़ रही है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है कि वीर सावरकर जी को लेके कई क्वेश्चन किए गए अपोजिशन के द्वारा भी। देखिए, मैं गया हूँ अंडमान निकोबार, मैंने देखा है किस तरह की वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किस तरह से उन्होंने यातनाएं सही वहां पर। और जहां तक सवाल इस बात का कि श्रमजीवियों की सवाल है, तो ये दर्शाता है इस बात को कि जिन लोगों ने, आपको याद होगा मुगलों में जब ताजमहल बना तो मुगलों ने क्या किया कि उनके जो कारीगर थे उनके हाथ काट लिए थे कि दोबारा ऐसा न बन सके। लेकिन आज देखिए, ये भाजपा की नीति है या प्रधानमंत्री की अपनी सोच है, इसको तो मैं नहीं कहूंगा किसकी क्या सोच है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का जो सोचने का अपना विचार है, उन्होंने देखिए इसमें हर धर्म के लोग काम कर रहे थे, छोटे लोग थे जिनको भी उत्साहित किया गया और उनको शॉल और प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया गया संसद में भी, और उधर कुंभ की बात आप करें कुंभ में भी। तो ये दर्शाता है कि ये लोग छोटे से छोटे लोगों को, जिनका देश में बड़ा योगदान है, जैसे कि वहां पे कुंभ में उन्होंने किया था, कार्यक्रम किया था, सारा बना के तैयार किया था, और यहाँ पर भी देश की संसद को बना के तैयार किया। ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इन मजदूरों का, इन कारीगरों का और मैकेनिक्स का, और जो भी यहाँ पर काम करने वाले थे श्रमिकों का, उनका नाम भी लिखा जाएगा, मैं समझता हूँ इतिहास में। और वो इनको प्रमाण भी दिया गया, तक जो प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री एक सोच है कि हम छोटे से छोटे आदमी को लेकर चलेंगे, जैसे कि इनको कहा जाता था कि चाय बेचने वाले थे, ठीक है वो हो सकता है, लेकिन भविष्य में कौन क्या बनेगा ये ईश्वर के हाथ में होता है। मैं तो समझता हूँ कि अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो 9 साल से प्रधानमंत्री नहीं होते। ईश्वर के एक अच्छी सोच है जिसने कि देश के हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री दिया, जिसकी देश के अंदर ही छवि नहीं है। आप देखेंगे विदेशों में छवि है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से आशीर्वाद देते हैं। ये दर्शाता है एक ऊंची सोच है, और सोच का जो है ईश्वर उनको फल दे रहा है। चारों तरफ विश्व में विश्वव्यापी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व गुरु की स्थिति में जो कहा गया था पहले कि हमारा देश विश्व गुरु की बनेगा, तो आज देखिए कुछ प्रगति है। अभी विश्व का दौरा करके आए, वहां भी इनको पूरी तरीके से पूरा सम्मान मिला। आप उठा के देख लीजिए, जिस दिन से ये बने हैं, चाहे सऊदी अरब हो, जिसके लिए कहते थे कि मुसलमानों के दुश्मन है पार्टी और ये है वो है, लेकिन आज देखिए कि सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कर दिखाया। सऊदी अरब के जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें आप देखिए यूएई के अंदर हमारा मंदिर का निर्माण हुआ, और उसको जाकर इन्होंने वहां पर शिलान्यास रख किया, और वहां मंदिर भी निर्माण करा गया, और देश को दिखा दिया,
और विश्व को दिखा दिया कि हम अपने राम मंदिर को भी बना सकते हैं। अब जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था उसमें 50 तरह की बातें की गई कि देश के राष्ट्रपति को होना चाहिए, इसको होना चाहिए, उसको। देखिए जहां पर जो संभव है उस पर देखिए, आज देखिए एक श्रमिक को प्रधानमंत्री पुरस्कार दे रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लेकिन बात क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, न समझ पाए, जबकि ये लोग विधायी कार्य जानते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं सभी लोग, अपोजिशन में भी जो समझते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट या विधानसभा चलती है। तो यहाँ पर सवाल इस बात का नहीं, सवाल प्रोटोकॉल में ये आता है, जब दोनों संसद सत्र शुरू होते हैं तो उनका कंबाइंड जो सेशन होता है उसके लिए आधिकारिक तौर पर हमारे राष्ट्रपति आके उसको एड्रेस करते हैं, फिर दोनों हाउसेज अपने अलग अलग हाउसेज में चर्चा करते हैं। एक संसद भवन का उद्घाटन था, इस भवन को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था जिस तरह से इसको इशू बनाया गया। मैं तो समझता हूँ कि जिसे जेलिसी कहना चाहिए, छोटी सोच कहना चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कौन कौन लोग आए और इनका नाम नहीं होगा, जब देश के इसमें नाम नहीं होगा तो इसी तरह ये पिछड़ते चले जाएंगे। इनको कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए था और देश के साथ में खड़ा होना चाहिए था। आज देश देख रहा है, देश के अपोजिशन के लोग हमारे डेवलपमेंट में जो सोच है हमारे प्रधानमंत्री की, विश्व गुरु की स्थिति में होने के बाद हमारे देश को एक अच्छी स्थिति देंगे, पूरी दुनिया में जाना जाएगा। बिल्कुल, देखिए लोग जो बड़े पदों पर तैनात हैं, जरूरी है कि वो अपना कर्तव्य समझे और क्या संदेश वो दे रहे हैं इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश की जनता उनको आइडल मानती है और ऐसे नामचीन लोग जिनको लोग देखना पसंद करते हैं उनको जरूरी है कि वो एक अपने कार्यों से और अपने जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका व्यवहार है, उससे इस जनता को बड़ा संदेश दें। और यही देने का प्रयास देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है श्रमजीवियों को सम्मानित करते हुए। रवि जी देखिए, श्रमजीवियों का सम्मान करना ये सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा संदेश है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो भावनाओं से लिप्त है पूरी तरीके से और लोगों की भावना समझता है। प्रेम जो शब्द बहुत ज्यादा, जिसके कई मायने हैं, उस शब्द का एक असली मायने में एक अर्थ क्या होता है उसको दर्शाने का भी एक प्रतीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि जहां पर प्रेम की बात है, जहां पर ये सार्वभौमिक ये जो है सत्य है, ये भारत के लिमिटेड नहीं है, दुनिया के हर देश के अंदर जो होता है उस देश के लोगों की भावनाएं होती हैं, हर आदमी प्रेम पसंद करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी बात हुई है, जो आपने अभी कहा और मेरे को बहुत पसंद आया, वो ये आया कि दुनिया के जितने भी हिस्टोरियन है, वो दुनिया के हिस्टोरियन का हमेशा ये कहना है कि हिस्ट्री हमेशा जो लिखी गई है वो राजा महाराजाओं की लिखी गई है, जबकि किसी भी देश के निर्माण में अगर राजा महाराजा दिशा निर्देश देते हैं, पर उसके काम करने वाले असली जो नीचे वाले लोग होते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कभी लिखा ही नहीं जाता, उनको महत्व दिया ही नहीं जाता है। तो ये अपने आप में एक इतनी अच्छी बात है जो कि इतिहास को एक नया मोड़ है, जहां पे जैसे चाइना के अंदर भी ये हुआ है। चाइना के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स रहते थे, जब कम्युनिस्ट पार्टी आई तो नीचे लिखा रहता था किस राजा ने बनाया, इसके साथ नीचे लिखा रहता था कि इतने हजार श्रमिकों ने मिलकर इसका निर्माण कराया देने के लिए। तो इसी ढंग से आज आप जब भारत के अंदर इस श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा ये हो रहा है, जिसको आप सुन के शायद आप चौंक जाएंगी, आपके दर्शक इसको चौंकेंगे। भारतीय परंपरा के अंदर जो इनका जो दुर्भाग्य से भारतीयों के अंदर सारी अच्छी बातें रही हैं इनकी संस्कृति के अंदर, पर एक जो सबसे खराब चीज रही जिसकी वजह से भारतीय हजारों साल गुलाम रहा, कि यहाँ पर जो काम करने वाला वर्ग है, वो कारपेंटर है, लोहार है, वो माली है, सफाई कर्मी है, उसको हमेशा समाज के हमेशा जो सबसे नीचे पायदान पे रख के देखा गया था, जबकि इन्हीं से कारपेंटर हुआ, बढ़ई हुआ, लोहार हुए, दूध का व्यापार करने वाले हुए, कृषक हुए, इन्हीं से समाज बनता है। पर यहाँ पर दुर्भाग्य से निहित स्वार्थों से के जो 100 करोड़ ऊपर की जातियों थे, उन्होंने उनको हमेशा समाज के हाशिए पर रखा। मोदी जी ने जब आके यहाँ पर आकर उन्होंने श्रमिकों का भी कहना सम्मान कर रहे हैं। इसके मतलब ये है कि मैं बहुत कहते हुए मेरे को, मैं खुल के बोलूंगा, शायद किसी को बुरा लगे, कि मोदी जी जो हमारी संस्कृत की एक जो कमी थी उसको भी पूरा कर रहे हैं, जब जो श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे कि समाज सुधारक नानक जी सुधार संपादक थे,
और भी समय समय पर अलग अलग समय पर लोग समाज सुधारक हुए। तो मैं समझता हूं ये वर्तमान जो सरकार है श्रमिकों का सम्मान करके, जो जैसे सती प्रथा खत्म करी गई थी, इसी तरह से श्रमिकों का सम्मान करके हमारी संस्कृति को एक बेहतर रूप दे रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर जो हमारे दूसरे वक्ता हैं, अभी वो जो बोल रहे थे, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला, बहुत लॉजिकल बोला उन्होंने, और मैं उनसे बहुत पूरा सहमत हूं। पर उनसे मैं विनम्रता पूर्वक एक बात धीरे से कहना चाहूंगा, उनको बुरा ना लगे, मैं शब्दों को चयन करने की कोशिश करूं जिसमें उनको बुरा ना लगे। ताजमहल के बारे में जो कहा जाता है कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे, ये अपने आप में विवादास्पद है। काफी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हाथ वाथ नहीं कटाए गए थे, किसी के नहीं कटाए गए थे। आगरा के अंदर ताजगंज जो है, उसमें जो ताजमहल जिन लोगों ने बनाया था, उनका ही वंशज काफी रहते हैं, और इसका कहीं पर भी खुल के विवरण नहीं मिलता है। पर जैसे कि एक इतिहास के अंदर अनारकली की बात होती है, तो अनारकली तो कोई करेक्टर ही नहीं था, लेकिन अनारकली इतना मजबूत करेक्टर बन गया कि उसके ऊपर मुग्धा आजम पिक्चर बन गई। या कि जैसे कि अभी जो पिक्चर बनी थी पद्मावत के ऊपर बन गई, पद्मावत तो फिक्शन, वो इतिहास है ही नहीं। जयसिंह मोहम्मद जयसिंह लिखा, लेकिन लोगों के मानस पटल पे इतना ज्यादा बन गया कि पद्मावत के ऊपर पिक्चर बन गई। इसी ढंग से इतिहास की और भी बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जो वक्त के साथ साथ लोगों को सूट करती हैं, तो लोग एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती रहती है, और दूसरी तीसरी पीढ़ी जाके उसकी पुष्टि करने का प्रयास नहीं करती। वो मान ही लेती कि बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ये ऐसा है, तो उसको वो मानते हैं कि ये बड़ा एक चीज है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं विनम्रता पूर्वक उनसे कहूंगा कि ये अपने आप में विवादास्पद है कि हाथ कटवाए गए थे कि नहीं कटवाए गए थे। धन्यवाद। बिल्कुल। और देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि एक बार वापस से संस्कृति से जोड़ने का प्रयास जो है किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था, और भेदभाव मिटाने का जो एक बड़ा कदम है, ये भी अपने आप में अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। ठीक है आमीन जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से संबोधन, और इसी के साथ उनका जो पहला संकल्प था, वो संकल्प था विकसित भारत का। वो जो सपना था वो साकार होता अब हर भारतीय को नजर आ रहा है। देखिए, यही वजह है कि देश की वासियों के अंदर विश्वास शुरू से रहा है कि प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चित हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। यानी जो कहा है उसको करके दिखाया है, और समय रहते करके दिखाया है। ये नहीं कि योजनाएं बनती रही। कल मैं देख रहा था कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें करना है, और मीरा कुमार जी जो पूर्व स्पीकर थी, उन्होंने भी ये सोचा था। इस बारे में मीटिंग से होती रही। पहले ये मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखिए इसी तरीके से 450 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का भी सुलझा दिया गया मिनटों में, और एक मच्छर की भी उसमें डेथ नहीं हुई, जबकि इतनी दुर्घटनाएं होती थी और इस तरह के राइट्स हो जाते थे एक दूसरे को लेके। लेकिन आज देखिए कि प्रधानमंत्री हर चीज को बड़े प्यार से और तरीके से सुलझा रहे हैं, और इसीलिए इस बात को विरोधियों को परेशानियां हैं कि किस तरह होगा, क्योंकि उनका मैं नहीं समझता हूँ इन सब विचारधारा के आगे आते हुए देश के लोग इस बात का निर्णय लेंगे, और उनमें आस्था है, मोदी जी के अंदर आस्था है। उनका जो विचार है वो विचार नहीं है, बल्कि उसको प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसको कर दिखाते हैं। यही नहीं, एक विश्व स्तर पर भी किया उन्होंने, जो भी काम किया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी रही हो उसको भी अच्छी तरह मजबूती से दिखाया। देश का तो विस्तार कर ही रहे हैं हर तरफ। देखिए, याद होगा कि अभी इससे पहले कितनी बड़ी प्रलय आई थी, जिसके लिए कितना परेशानी हुई, लेकिन हमारे देश ने कर दिखाया। किसके लिए? प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, जो टीके रिसर्च होते थे अब एकदम इमीडिएटली होंगे, और तुरंत हर काम को करने की कोशिश करते हैं। और उनको कहा रात दिन लगिए, और करके उन्होंने अपने देश के तो लोगों को बचाया ही बचाया, बल्कि विश्व के लोगों को भी हमारा टीका दिया गया। इसी तरह से इनकी कोई भी योजना हो, हर जनता से जुड़ी हुई है, सीधे जुड़ी हुई है। ये नहीं है, चाहे बैंक खाते को लीजिए, उन्होंने बैंक खाते को हर एक को दिया। हर एक ठेकेदार 100 रुपए लेता था और देता था कितना, 25 रुपए 50 रुपए बड़ी मुश्किल से देता था। आज उसकी हैसियत नहीं है कि हमारे देश के श्रमिकों को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विधवाएं हो, हमारे देश की चाहे युवा हो, हर एक के लिए कोई ना कोई स्कीम है। हाँ ठीक है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है इस राज में। ये राज देख रहा है, जनता देख रही है, और जनता सोचती है कि इस लीडर से, इस देश के प्रधानमंत्री से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। जो कहते हैं वो करते खाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो इन्होंने नारा दिया था, लाल किले की बात आप कर रही थी,
वो आज दर्शाता नजर आ रहा है और सबको सपना साकार होता नजर आ रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं और मैं समझता हूं आने वाले इलेक्शन में भी इनको पूरी जीत मिलेगी और उत्साह रहेगा इसी तरह जनता के अंदर। जनता इनको बहुमत से जिताएगी और इनको सीट पर दोबारा बिठाएगी। देश में ऐसा चाहिए प्रैक्टिकल जो हर जो बात कहे जनता के लिए वो कर दिखाए। तो देखिए जहां तक सवाल है हर चीज का, आप देखिए चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आज बात करते हैं अपोजिशन के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन नहीं, ये देश में रोजगार के अवसर किए गए तैयार और उनके लिए किया गया है और ये कीर्तिमान सम्मान हर नागरिक को मिलेगा, चाहे वो युवा हो, वृद्धा हो, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी है हर एक को अपना अपना अधिकार मिलेगा। और जिससे समय रहता है, देखिए कोई ज्यादा समय नहीं किया है। अब इससे पहले देश के कितने सालों तक और भी पार्टियां थी जो सिर्फ योजनाएं बनाती थी और फाइलों में जाके दफन हो जाते थे। मैं तो एक इस मौके पर एक उदाहरण भी दूंगा कि देखिए अल्पसंख्यकों की बात करते हैं कि विरोधी है ये सरकार, तो देखिए कांग्रेस ने जो बनाया था क्या था, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, सच्चर कमेटी बनाई थी, जिस सच्चर कमेटी का कोई पालन नहीं हुआ और वो इसी तरह कूड़े में डाल दी गई। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने देश को बांटा नहीं है, ये सब ये हरिजन का है, ये बैकवर्ड का है और ये इसका है, अल्पसंख्यक का है, बल्कि नहीं, उन्होंने सबका साथ किया है, सबका विकास। तो सारी योजनाएं सबके लिए है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, राशन हो, हर चीज के लिए, वहां पर भेदभाव का सवाल नहीं है। यही देखते हुए आज देखिए कितना बड़ा मसला हल किया है, चाहे वो मुसलमानों का हो, देख लीजिए तलाक का मसला भी ये पार्लियामेंट में आया और उसको उन्होंने कर दिखाया। तो आज हमारे देश की जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित हैं, हमारे देश के युवा भी सुरक्षित हैं, हमारे देश के सैनिकों के बीच में जाते हैं, ये दुनिया घरों में रहती है, ये उस समय जाके सियाचिन बॉर्डर हो, चाहे वो कोई नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो, हर जगह जाके उनसे मिलते हैं, हर जवान से मिलते हैं, उसकी समस्या पूछते हैं और हर एक के लिए सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसी योजनाएं दी जाती है जो भविष्य में सदियों सदियों ये अमर रहेगी और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य हुआ है देश के अंदर। बिल्कुल, देखिए मोहम्मद आमीन जी, भारतीय जनता पार्टी का विजन बड़ा है और उस विजन के अनुरूप ही काम किया जा रहा है और इस विजन को और भी किस तरीके से क्लियर किया जाता है ये आने वाले वक्त में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। रवि जी, आपके पास लौटती हूँ मैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे विकसित भारत की। विकसित भारत के लिए भारत जो है पूरी तरीके से विकसित तब होगा जब हर एक नागरिक जो है अपना कर्तव्य समझ पाएगा। मैं निजी तौर पर बताऊं तो मुझे एक पंक्ति है गाने की, मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं खुश करती है और एक जो भारत के प्रति प्रेम है उसके लिए और ज्यादा जागरूक करती है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये सोच एक हर एक भारतीय के मन में होगी तो भारत और ज्यादा विकसित दिशा में अग्रसर रहेगा। ये इतनी आपने अच्छी बात कही है और इसमें मैं एक बात अगर आप कहिए तो थोड़ी सी और जोड़ दूं आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के अंदर मैं ये समझता हूं कि आम नागरिक, आम बच्चा 20-25 साल का जो है वो भी, हर आदमी भारत की सेवा करना चाहता है। कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहता है कि मेरा देश उन्नति करे। लेकिन प्रॉब्लम हर एक के सामने क्या आती है कि भारत की सेवा कैसे करे। 18 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का पढ़ रहा, वो भारत की सेवा करने कहाँ जाएगा। वो तो भाई आप कह सकते हैं कोई आदमी कहीं क्लर्क है या अफसर है या सोल्जर है, वो अपने काम को ठीक से करे तो भारत की सेवा हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा क्या करेगा जो 18 साल जो पढ़ रहा है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ दो बातों को। एक बात ये है कि आप जो भारत के जो राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे कि अगर आप घर के अंदर बैठे और आपके फादर की इनकम 2 लाख रुपए महीने भी है, लेकिन घर के जिस कमरे के अंदर बिजली की जरूरत नहीं, उसको फौरन ऑफ कर दीजिए। जब आप बिजली ऑफ करते हैं तो आप तो किसी गरीब को, क्योंकि भारत में तो बिजली की कमी है, किसी गरीब को बिजली मिलेगी, किसी गरीब के घर में झोपड़े में बिजली चलेगी। इसी ढंग से अगर खाना वेस्ट नहीं करते, आप अफोर्ड कर सकते हैं खाना 5,000 रुपए रोज का, लेकिन अगर वेस्ट नहीं करते तो किसी गरीब को मिलता है। इसी ढंग से अगर आप अपने बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो पानी को बर्बाद मत के बाल्टी में लेके नहाइए, बजाय की फवारा चला दे, तो किसी गरीब की झोपड़ी के अंदर उसको पानी मिलेगा। तो ये चीज अगर आदमी को, कभी आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी लेके ना जाइए, ये बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि जब रॉन्ग साइड से आप गाड़ी लेके जाते हैं तो जाम लग जाता है, पता नहीं कितना पेट्रोल और टाइम वेस्ट होता है। इसी ढंग से और भी तमाम जीवन के क्षेत्रों में छोटी बातें और यही छोटा छोटा कर्तव्य जो है हर एक नागरिक को निभाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात रवि जी आपने कही है। ये देश की किस्मत के अक्षर हैं, ये शब्द है। जब देश का जो भाग्य लिखा जाता है तो ये भाग्य शब्द छोटे छोटे होते हैं जिनसे कि एक पूरा स्टेटमेंट बनता है भाग्य का।
तो ये छोटे छोटे स्टेप अगर हम बच्चों को पहले ही से सिखाएं, जब हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हम चौथे पांचवें बच्चों को सिखाएं कि ये हमें नहीं करना है, ये नहीं, तो देश सेवा होगी और आपको करके भी अच्छा बिल्कुल, लगेगा। कि सबसे मैंने बड़ी बिजली सेवा बिल यही है कि आप अपना कर्तव्य जो है समझ सकें। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से ही बात करके आज इस खास महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।